हमें जंग जीतना है तो तैयारी होनी चाहिए और बिना तैयारी के कोई भी जंग जीता नहीं जा सकता। मिल करके इलेक्शन लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को रोक सकते थे। हमारे सामने जो लक्ष्य है 2024 लोकसभा का इलेक्शन है। क्या 2024 तक हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, सवाल इस बात पर हमें इस पर भी मंथन करना होगा अपने बुद्धिजीवियों को। जब संविधान सुरक्षित रहेगा तभी तो हम आप सुरक्षित रहेंगे। और मेरा अनुरोध है ऐसे मौके पर, क्योंकि मौका तो हमें पूरे देश में बोलने का मौका मिलता है, चाहे जहाँ कार्यक्रम होता है जाने का मौका मिलता है, जो भी राजनीतिक मंच या सामाजिक मंच के कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है, मैं जरूर जाता हूँ अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन आज के हालात में बहुत ही गंभीरतापूर्वक हमें विचार करना होगा और समय हमारे पास कम है और काम बहुत ज़्यादा है और सभी बुद्धिजीवी हैं। इस नाते कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई अलग से बात कर रहा हूँ। राजनीतिक जीवन के लगभग 48 साल के राजनीतिक जीवन में, जहाँ सन 74 में हम भी बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ा था, जो आज पहले बस्ती जिला था, संत कबीर नगर जिला, अब मंत्री बनने के बाद उपनाथ जिला। इस नाते में उस पर चर्चा साइकिल चला के हम भी दिल्ली तक मानवर कांसी राम साहब के आह्वान पर कोहिमा तक प्रबंधन कारगिल भारत के 5 कोनों से जो साइकिल रैली चली, तो उसमें भी मैं बस्ती से साइकिल चलाते हुए दिल्ली, बिहार के बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से साइकिलें चला करके हम लोग इस समाज को काम किया। 4-4, 6-6 महीना हम लोग घर नहीं जाते थे। लेकिन आज के हालात में चलो साइकिल चला करके विधायक भी बने 2 बार, मंत्री भी बने बहन माती के शासन में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं था। और केंद्रीय मंत्री श्री राम चौहान जी को मैंने हराया बस्ती से लोकसभा में। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि नियत आपकी कैसी है और नियत, नीति और नेता की बात, इस पर भी हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। और मैंने तो महसूस किया कि सपा बसपा अलायंस में भी तोड़ने का प्रयास किया, लालमणि प्रसाद नहीं टूटा। 2008 में डील वाले प्रकरण पर आपको पता होगा कि 100 करोड़ रुपया चला, 17 सांसद भाजपा, 6 सांसद सपा, तमाम निर्दलीय, 100 करोड़ रुपया चला बिके। और झोपड़ी से निकल गए बाप तो कोयला, पश्चिम बंगाल कोयला ढोने का काम करके उनका बेटा 100 करोड़ रुपये लात मार करके, मैंने बिकने का काम नहीं किया। ये जबकि इस देश में डील वाले प्रकरण पर 2008 में केंद्रीय सरकार गिर रही थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में मन यदि आपका साफ है तो आप कर्मा को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दृष्टिकोण पर बहुत सोचने के बाद भी मैंने भी काम नहीं किया, ध्यान रखिएगा। मैं वाच कर किया, 2 साल तक वाच किया, आज भी वाच ही कर रहा हूँ। पार्टी बनाने के बाद भी, बहुजन सेवा पार्टी बनाने के बाद भी कुछ ऐसी परिस्थिति, इस नाते इतने लोगों के बीच में मैं, ठीक है अपनी बात आप कहते हैं, अलग अलग सबके विचार हो सकते हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं अपनी बात जल्दी ख़त्म करने जा रहा हूँ 2 मिनट में। क्योंकि पार्टी बनाने के बाद भी कुछ हालात ऐसे थे, काम न करने के कारण, यदि मैं तमाम लोगों ने कहा कि MP साहब पार्टी बनाए हैं, बहुजन सेवा पार्टी लड़ाई है इलेक्शन उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि कल को लोग एलिगेशन न लगावें, मैंने बहुत सोचने विचारने के बाद, क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर पाया था। मेरा लक्ष्य है कि तैयारी करके यदि हमें जंग जीतना है तो तैयारी होनी चाहिए और बिना तैयारी के कोई भी जंग जीता नहीं जा सकता। इलेक्शन तो लड़ने के लिए 8 विधानसभा, 6 पार्लियामेंट लड़े, 3 ही बार जीते, 2 बार विधायक, 1 बार MP। लेकिन हम अपने को संतुष्ट हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। क्या परिस्थितियाँ हैं में राष्ट्रीय पैमाने, मेरा अनुरोध है
माननीय दद्दू प्रसाद मंत्री जी से कि हम लोग कार्यकर्ता से हो करके हम लोग कभी नेता नहीं, अपने को नेता नहीं समझे, कार्यकर्ता रूप में काम किए, तमाम लोग मूवमेंट के चलाने वाले साथी भिड़ते गए। लेकिन आज दर्द है, दर्द इस बात का है जो सपना लेकर के हम लोगों ने नौकरी नहीं किया, लेकिन आज हम अपने समाज को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, उनके अपेक्षा के अनुरूप हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए मैंने लखनऊ में भी आपसे अनुरोध किया था कि हमारा उत्तर प्रदेश को हमें टारगेट बनाना होगा, और यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल लोगों ने बनाया है, दो बातें हैं, या तो हम अपना स्वार्थ छोड़ करके दबाव डालें, भाई हम अपना व्यक्तिगत कह रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये मान लिया जाए, दबाव डालें जिनके हाथ में आज उत्तर प्रदेश का बागडोर हमने सौंपा था, एक तो सुश्री बहन माती, एक को माननीय अखिलेश यादव, जिनके हाथ में आज के परिवेश में जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, उसके पहले भी हम लोगों ने कई बार दबाव डाला, 20%, 21%, 20 या 19% वोट उस समय मिला था। तो आज उस दृष्टिकोण पर मैंने प्रयास किया था अपने तरफ से कि लोगों से, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी लोगों से, मैंने कहा था कि मिल करके इलेक्शन लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को रोक सकते थे, लेकिन हम खड़े नहीं उतर पाए, हमने वो काम नहीं किया। और आज भी जो परिस्थितियां बनी है, इस नाते जिक्र कर देना चाहता हूँ, इतने लोग मंथन करने का विचार है कि आज 32% समाजवादी पार्टी, 12-13% बहुजन समाज पार्टी, यदि दोनों मिलाओ तो लगभग 45% वोट हो रहा, लगभग 45%। आप कहाँ नहीं सरकार बना रहे हैं? एक तरफ आप मंथन, एक तो ये है प्रेशर, दूसरा मेरा अनुरोध है कि वास्तव में यदि काम करना है तो आपके पास टाइम बाउंड प्रोग्राम, आपके पास समय नहीं है, 24 का लक्ष्य बना करके क्या इस पर भी हमें मंथन करना होगा आगे वाले प्रोग्रामों में। क्या हम पार्लियामेंट की लड़ाई के लिए कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, वो हमारा कार्यक्रम क्या होगा, क्योंकि लक्ष्य हमें 2024 का निर्धारित करना। बचपन में सुना करता था कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करती है, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान कैसे उपलब्ध होगा? इसके लिए ज़रूरी है कि हम शिक्षित हों। अगर हम शिक्षा लेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी, यहाँ तक कि आपको विदेशों में भी नौकरी प्राप्त होगी अगर आपकी शिक्षा अच्छी शिक्षा है। लेकिन हमारे देश में दोहरी तिहरी शिक्षा प्रणाली लागू है। कोई कॉन्वेंट में पढ़ता है, कोई नगरपालिका के स्कूल में पढ़ता है। हर प्रदेश का अलग अलग बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, उत्तराखंड का बोर्ड है, उत्तर प्रदेश का बोर्ड है। अलग अलग बोर्डों का अलग अलग पाठ्यक्रम है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं, वो प्रश्न पत्र जो तैयार किए जाते हैं ज़्यादातर CBSE बोर्ड पर आधारित होते हैं। तो क्यों नहीं सरकार, इसमें कोई सरकार को पैसा नहीं खर्चा करना है, केवल एक शासनादेश पारित करना है कि पूरे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। अगर एक शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी तो गरीब का बेटा हो चाहे पूंजीपति का बेटा हो, एक शिक्षा लेगा और जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेगा तो डट करके मुकाबला करेगा और भारी संख्या में हमारे समाज के लोग नौकरियों में जाएंगे। लेकिन सरकार एक सोची समझी नीति के अंतर्गत समान शिक्षा लागू नहीं कर रही है, जबकि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसमें ये बात कही गई है
कि जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में, मूलभूत अधिकारों में शामिल नहीं की जा सकी है, उसको मैं नीति निर्देशक तथ्यों में डाल देता हूँ और आगे चल करके सरकार उन नीति निर्देशक तत्वों के समय आने पर उनको जो है फंडामेंटल राइट में शामिल करे। मैं छात्र जीवन से छात्र राजनीति में रहा, जैसा कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का 1978 में ज्वाइंट सेक्रेटरी चुन करके जीता। वहाँ आरक्षण नहीं था और उस ज़माने में हमारे कुछ साथी बैठे हैं, उस ज़माने में विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम, दलित कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे लोगों की संख्या कम होती थी। लेकिन मैं वहाँ चुनाव लड़ा, तमाम खतरे को मोल लिया, चुनाव जीता। अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव लड़ा। केवल इसलिए चुनाव लड़ा, चुनाव जीतने के लिए नहीं, चुनाव इसलिए लड़ा कि अध्यक्ष पद का चुनाव विश्वविद्यालय में इलाहाबाद में वही लड़ सकता था जो कोई चुनाव जीता हो, जिसे यूनियन को चलाने का अनुभव प्राप्त हो। इसलिए मैं उस चुनाव को, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। तो हमने उस समय भी आंदोलन चलाया था कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे धनी का बच्चा हो। क्यों शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती? शिक्षा बहुत आराम से अनिवार्य की जा सकती है। शिक्षा निःशुल्क हो। एक बहुत महत्व का मुद्दा आदरणीय दद्दू प्रसाद जी ने उठाया है, चिकित्सा, कि सबको चिकित्सा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज बहुजन समाज, गरीब समाज है, आर्थिक संसाधन नहीं है, बीमार होता है, अपना इलाज नहीं करवा पाता। आप देखेंगे कि एवरेज एज, औसत उम्र दलितों की कम हुआ करती है। एक तो उसको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, दूसरी तरफ उसको समुचित इलाज नहीं मिल पाता। तो समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये बहुजन मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, बहुजन मीडिया को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने जितनी जागरूकता पैदा की है उतनी जागरूकता हम लोग नहीं पैदा कर सके हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया में बहुजन मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, किसी देश में परिवर्तन तभी संभव होता है, किसी देश में क्रांति तभी आती है जब पहले वहाँ वैचारिक क्रांति हो। 1789 में फ्रांस में जो रेनेसां आया, जो वहाँ क्रांति हुई, इसके पीछे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, तमाम जैसे बड़े विद्वानों ने मुहिम चलाई, जन जागृति लाए। रूस में 1917 की जो क्रांति हुई, मैक्सिम गोर्की, इसके अलावा तमाम और साहित्यकारों ने जन जागरण किया। तो कल्चरल रेगुलेशन, सामाजिक चेतना पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारे समाज में चेतना पैदा हो जाएगी तो समाज हमारा क्रांति कर देगा। खूनी क्रांति से मतलब नहीं है, यहाँ तो लोकतंत्र में बैलेट क्रांति के द्वारा ही हम इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम लोग आसीन हो सकते हैं।